डियर स्टूडेंट्स, हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटकों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक घटकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भौतिक पर्यावरणीय कारकों से ये अजैविक घटक निर्मित होते हैं, अतः सभी निर्जीव पदार्थ इकोसिस्टम के अजैविक घटक कहलाते हैं। ओडम ने 1971 में संरचना की दृष्टि से एबायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में विभक्त किया। पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कार्बनिक पदार्थ, तीसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स या जलवायुवीय कारक। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अकार्बनिक पदार्थों के बारे में बात करते हैं। अत्यंत आवश्यक खनिज जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट तथा गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंतर्गत आती हैं। ये सभी पोषक तत्व ऑटोट्रॉफिक या प्रोड्यूसर्स जो कि हरे पौधे होते हैं उनके लिए भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री है। इनकी सहायता से हरे पौधे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चक्रीय पथों से गुजरते हैं। सर्वप्रथम उत्पादक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं, उत्पादकों से उपभोक्ताओं में आते हैं, ये वहाँ से मुक्त होकर फिर ये पर्यावरण में आते रहते हैं। इन पदार्थों का चक्र निरंतर चलता रहता है जिसे जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कार्बनिक पदार्थ। इनको हम 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जैसे कार्बनिक यौगिक तथा इनके अपघटन से उत्पन्न पदार्थ जैसे कि यूरिया, ह्यूमस इत्यादि। दूसरी श्रेणी में वे कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरी श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं जो उपरोक्त दोनों श्रेणियों के बीच की कड़ी मानी जाती है, जैसे पर्णहरित, डीएनए इत्यादि। अब हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की तीसरी श्रेणी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम जलवायुवीय कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता आदि कारक आते हैं। ये कारक इकोसिस्टम के उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में अजैविक पदार्थों की मात्रा को अप्रवाही या स्थिर अवस्था या स्टैंडिंग स्टेज कहते हैं। ये इकोसिस्टम की संरचना के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अब हम इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम के पूर्ण ज्ञान के लिए इसकी संरचना के साथ साथ इसके कार्यों का भी अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। एक इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। सेकंड, पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तीसरा, ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो। फोर्थ, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण या साइक्लिंग ऑफ मिनरल मैटर। सबसे पहले बात करते हैं हम खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की। इकोसिस्टम में हरे पौधे या उत्पादक सूर्य की विकिरण ऊर्जा या प्रकाश का उपयोग करके कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। इस संश्लेषित भोजन का उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं में मौजूद भोजन को द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी ग्रहण करते हैं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता या जिन्हें हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक तथा उपभोक्ता एक रेखीय क्रम या श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। इस श्रृंखला को हम
खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की एक परिभाषा यह भी है कि जीवों की एक श्रृंखला को जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब हम ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर अथवा कड़ी या पायदान को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इस खाद्य श्रृंखला के एक किनारे पर हरे पौधे या उत्पादक, जबकि दूसरे किनारे पर अपघटक होते हैं। इन दोनों के मध्य विभिन्न स्तर के उपभोक्ता होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों या ट्रॉफिक लेवल्स को क्रमशः T1, T2, T3, T5 अर्थात ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड आदि से इंगित करते हैं। अतः किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की ओर तथा तृतीयक उपभोक्ता से उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब हम खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो घास स्थल में संचालित खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, जैसे घास को भोजन के रूप में टिड्डा ग्रहण करता है तथा टिड्डे को भोजन के रूप में छिपकली ग्रहण करती है और छिपकली को भोजन के रूप में बाज ग्रहण करता है। यहाँ पर घास प्रोड्यूसर्स है, टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर है, छिपकली सेकेंडरी कंज्यूमर है तथा बाज टॉप लेवल कंज्यूमर है। घास को हम T1 से, टिड्डे को T2 से, छिपकली को T3 से और बाज को T4 से हम इंगित करते हैं। T1 यानी भोजन का प्रथम स्तर, T2 भोजन का द्वितीय स्तर, T3 भोजन का तृतीय स्तर तथा T4 भोजन का चतुर्थ स्तर। इसी तरह से यदि हम जलीय खाद्य श्रृंखला को देखें तो पादप प्लवक जिनको जंतु प्लवक अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जंतु प्लवकों को छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। अब खाद्य श्रृंखला के बारे में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा की उपलब्धता अगले ट्रॉफिक लेवल को होगी, तथा दूसरी बात यह है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में स्थानांतरण में 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निष्कासित होकर वातावरण में मिल जाती है एवं शेष 10% ऊर्जा का ही उच्च ट्रॉफिक लेवल पर स्थानांतरण हो पाता है। इस प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान निरंतर ऊर्जा के क्षय के कारण भोजन श्रृंखला अधिक लंबी नहीं हो पाती। यदि भोजन श्रृंखला लंबी होगी तो सर्वोच्च स्तर के जीवों को कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब हम भोजन श्रृंखला के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो भोजन श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती है। पहला परभक्षी या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला या जिसे हम प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं। सेकंड परजीवी खाद्य श्रृंखला या पैरासिटिक फूड चेन। थर्ड मृतजीवी या अपरदी खाद्य श्रृंखला या जिसे हम डेट्रिटस फूड चेन या सेप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परभक्षी या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला की। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है तथा शाकाहारी जंतुओं के माध्यम से मांसाहारी जंतुओं में समाप्त हो जाती है। इस खाद्य श्रृंखला की प्रगति के साथ साथ परभक्षी के शरीर के आकार में वृद्धि होती जाती है। यह खाद्य श्रृंखला प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। प्रकृति में पाई जाने वाली अधिकांशतः इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं।
सेकंड है परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखला पौधों से ही प्रारंभ होती है, लेकिन पौधों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से गुजरते हुए छोटे जीवों में जाती है। यहाँ पर बड़े आकार के प्राणी परपोषी कहलाते हैं तथा छोटे आकार के प्राणी परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे वृक्ष से पैरासाइट अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इन पैरासाइट से हाइपर पैरासाइट अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वृक्ष सबसे बड़े आकार का होता है, पैरासाइट उससे थोड़े छोटे आकार के होते हैं और हाइपर पैरासाइट जो हैं वो और भी छोटे आकार के होते हैं। थर्ड है मृतजीवी या अपरत खाद्य श्रृंखला। इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ पौधों तथा जंतुओं के मृत व सड़े गले शरीरों अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों से होता है। इसके बाद ये श्रृंखला कवक व जीवाणु इत्यादि सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होती है। ये सूक्ष्म जीव अपना भोजन अर्थात ऊर्जा मृत जीवों के कार्बनिक अवशेषों से प्राप्त करते हैं एवं अंत में इन सूक्ष्म जीवों का भक्षण अपघटक या डीकम्पोजर्स द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थों से होता है, अतः इसे मृतजीवी या सेप्रोफिटिक फूड चेन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में केंचुआ ग्रहण करता है, केंचुए को भोजन के रूप में मेंढक और मेंढक को भोजन के रूप में सर्प को भोजन के रूप में चील ग्रहण करती है। सेकंड एग्जाम्पल है मृत कार्बनिक पदार्थों को जैसे घोंघा या स्नेल ग्रहण करता है, स्नेल को श्रू अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है तथा श्रू को उल्लू अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ये जो मृतजीवी या अपरत खाद्य श्रृंखला है ये इकोसिस्टम के मिनरल साइक्लिंग या खनिज पदार्थों के चक्रीकरण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखलाएं निरंतर संचालित होती रहती हैं।